नमस्कार मित्रों, भ्रष्टाचार की इस कुंजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार की एक नई घटना को लेकर आते हैं और उसकी पड़ताल करके भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हुई है वो बताने का पूरा आपको प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत सरकार हर गरीब परिवार को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, एक आवास को प्राप्त करने में हर स्तर पे जांच प्रक्रिया पूरी की जाती है कि ताकि अपात्रों को आवास न मिल पाए। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 50% आवास अपात्रों को ही दिया जाता है। पात्र बेचारे दर दर भटकते रहें। हम ऐसे ही कुछ घटनाओं और जांच का जिक्र आपके सामने करेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह भ्रष्टाचार कराने में अधिकारी ही संलिप्त होते हैं। जब तक जिले के जिम्मेदार लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अपात्रों का जांच जिला स्तरीय अधिकारी कर भी देते हैं, इसके दोषी पाए जाते हैं, इसके बाद भी उनको आवास दे दिया जाता है। दोषी पाए जाने की सूची, अपात्र होने की सूची ऑनलाइन रिकॉर्ड में फिट होती है, फिर भी उनको आवास दे दिया जाता है। अगर आवास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी परियोजना निदेशक की होती है, अगर परियोजना निदेशक स्वयं जांच करके किसी व्यक्ति को अपात्र घोषित कर दें और इसके बाद उसको आवास दे दिया जाए तो इसमें किसकी कमी है? ये सिस्टम की कमी है या अधिकारियों में स्वयं मिलीभगत है या निजी लाभ लेके देते हैं? ऐसी कुछ घटनाओं का हम आपका सिलसिलेवार जिक्र करने जा रहे हैं, जिससे गौर करेंगे तो आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। ऐसी एक घटना विकासखंड बक्सा की है, जहां राम ललित यादव नाम का एक व्यक्ति जो निहायत गरीब था, कैंसर का मरीज था और आवास की प्रधानमंत्री आवास की पात्रता सूची में उसका नाम था, लेकिन उस समय वो कैंसर से पीड़ित था और टाटा अस्पताल में एडमिट था। उसके परिवार के पास रहने के लिए जगह नहीं था। बरसात हो रही थी, ठंड थी। गांव के लोगों ने तिरपाल दिया जिसमें उसकी पत्नी और बच्चों ने गुजर किया। लेकिन पंचायत सचिव धर्मेंद्र यादव उससे 10,000 रुपये की मांग किए, वो 10,000 रुपये नहीं दे पाया तो उसको ये रिपोर्ट लगा दी है कि इसके पास पक्का मकान है। जब बाद में ज्ञात हुआ, उसने जिलाधिकारी महोदय से शिकायत किया कि मेरे पास तो छप्पर भी नहीं है, मैं बीमार था, मेरे बच्चों को रहने की जगह नहीं थी, इसी स्थिति में 10,000 रुपये मैं नहीं दे पाया तो गलत रिपोर्ट लग गई है, इसकी जांच हुई। और गांव के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत किया। हमने स्वयं जिलाधिकारी महोदय को पत्र दे करके इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग की। घटना आए गए दिन की हो गई। 20 प्रार्थना पत्रों के बाद जब दबाव पड़ता देखे तो उसकी पत्नी का नाम आवास की सूची में दर्ज कर लिया और बाद में किसी ढंग से उसको आवास मिला। 3 साल बाद उसको आवास मिला। फिर उसको इससे पैसे की वसूली की जाने लगी, वो देने में असमर्थ रहा। 3 बार परियोजना निदेशक महोदय स्वयं क्षेत्र में जांच के लिए आते तो उसके आवास को देखते, उसका आवास बन चुका था पूरा। लेकिन
सिर्फ मनरेगा की मजदूरी जो मिलती है वो नहीं आया था। इसके और पैसा वसूलने के लिए चंद्रजीत यादव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी थे, वे गए। उस समय भी बेचारा अस्पताल में दवा के लिए गया था। तो उन्होंने बिना चार्ज लिए, उस ग्राम सभा के उस समय पंचायत सचिव भी नहीं थे, उन्होंने मार्च 22 में चार्ज लिया, मार्च 23 में, और 10 फरवरी 22 को ही उससे वसूली के लिए एक पत्र जारी करके धमकी दी। जब उसकी शिकायत उसने जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, डीडीओ, पीडी सबसे किया, तो बाद में चंद्रजीत यादव को उसी ग्राम सभा का चार्ज दे दिया गया और चार्ज का आदेश ब्लॉक पर पहुंचता है 4 मार्च को, और 12 फरवरी को ही वो लिखित में नोटिस वसूली के लिए देते हैं। इसी तरह से हम एक और घटना का जिक्र आपसे करेंगे। ग्राम सभा बिरसादपुर में ही उर्मिला पत्नी राजेंद्र प्रसाद के नाम से प्रधानमंत्री आवास का धन स्वीकृत हुआ था, और उसी गांव में कुछ पात्र थे जो पैसा नहीं दे पाए थे, उनको सूची से नाम निकाल दिया गया था। जैसे सपना पत्नी बबलू जो बेहद गरीब था, पैसा नहीं दे पाया। कुसुम पत्नी सुभाष, ये लोग बहुत ही गरीब थे, आवास नहीं था, लेकिन सेक्रेटरी की मांग पे पैसा नहीं दे पाए, तो जॉब कार्ड एग्जिक्ट करके रिपोर्ट लगा दिया गया। ये लोग बार बार दौड़ते रहे, और इसी ढंग से रमेश पत्नी, उर्मिला पत्नी रमेश, इन तीनों को जॉब कार्ड डिजिटिंग करके रिपोर्ट लगा दिया और हटा दिए। बार बार दौड़ते रहे। उन्होंने कहा अब जब तक जॉब कार्ड नहीं सुधरेगा फिर सूची बनेगी, इसके बाद ही होगा। जबकि इसमें से कुछ की जांच जिलाधिकारी ने करवाया। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया कि आप पात्र हैं, पुनः सूची बनेगी तो वरीयता के आधार पर आपको दिया जाएगा। हालांकि बाद में भी नहीं दिया गया। इसी तरह से उर्मिला पत्नी राजेंद्र, इनको आवास का पैसा मिला, इनके नाम से पैसा आया, लेकिन पंचायत सचिव ने पैसा लेकर के जिनको लिखा था जॉब कार्ड इंचिंग करके उर्मिला पत्नी रमेश, उनका खाता लगा करके पैसा उर्मिला पत्नी राजेंद्र का है, 10,000 रुपये ले करके उर्मिला पत्नी रमेश के खाते में 40,000 रुपये की पहली किस्त डाल दी। जब ग्राम सभा में कई लोगों को ऐसे जिनको दूसरे मंजिले पे आवास बन रहे थे, ऐसी जानकारी होने पर मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत किया, तो उन्होंने परियोजना निदेशक को जांच अधिकारी बनाया, और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हैं 17 मार्च 2021 को। इसमें उन्होंने पाया कि उर्मिला पत्नी राजेंद्र के नाम पर आवास स्वीकृत था, लेकिन पंचायत सचिव धर्मेंद्र यादव और लेखा अधिकारी ने कूट रचना करके गलत ढंग से उर्मिला पत्नी रमेश के खाते में पैसा डाल करके विधि विरुद्ध कार्य किया है। और उसी ग्राम सभा में शिव कुमारी पत्नी लालमणि के नाम पर महामाया आवास पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन उनके पुत्र, और जो महामाया आवास आज तक बना नहीं, उनके पुत्र आशीष पुत्र लालमणि के नाम पर भी आवास का भुगतान किया गया था, जो विधि विरुद्ध है। इन सब कृत्यों के लिए पंचायत सचिव धर्मेंद्र यादव और सहायक लेखाकार के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई। इसकी रिपोर्ट लगने के बाद भी इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब निरंतर प्रार्थना पत्र पढ़ने लगे तो सीडीओ महोदय ने पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए उसे बचाने के लिए उर्मिला पत्नी रमेश के नाम पर उसी बैंक में दूसरी आईडी से दूसरा खाता खोलकर उर्मिला पत्नी रमेश के नाम पे मुख्यमंत्री आवास का धन स्वीकृत कर दिया, और उर्मिला पत्नी राजेंद्र को उसमें से 40,000 रुपये की पहली किस्त वापस दिलवा दिया,
और मामला को रफा दफा कर दिया। ये मामला समाचार पत्रों के प्रकाश में भी आया और ये जांच रिपोर्ट मेरे सामने भी उपस्थित है, जिस पे डीएम साहब के कार्यालय में IGRS नंबर 20019241003946 भी दर्ज है। ये इस तरह से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में वरिष्ठ अधिकारियों का भी योगदान रहा। इसी तरह से मेरे द्वारा जब ग्राम सभा में ही तमाम अपात्रों के आवाज़ दिया गया और पात्रों के नाम छोड़े जाने पर जिलाधिकारी महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया। हर बार जांच अधिकारी नामित हो जाएं और मामला फिर ऐसे पड़ा रह जाए, कोई जांच न हो या सेक्रेटरी को दे दिया जाए जांच गलत, जिसके खिलाफ शिकायत थी। मेरे बार बार अनुरोध करने पर जिलाधिकारी महोदय ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी ने अपने पत्रांक संख्या 1179 दिनांक 9 फरवरी 2021 को PD, DDO और DPRO की एक संयुक्त टीम बनाकर संपूर्ण प्रकरण के जांच की आदेश दिए, जिस पर पुनः अपने अनुस्मारक पत्र 1284 दिनांक 12 मार्च 2021 के क्रम में जांच की गई, जिस पे तीनों की संयुक्त टीम ने ग्राम सभा में जांच किया। जांच में रिपोर्ट को अपने पत्रांक संख्या 885 दिनांक 13/8/2021 को प्रस्तुत किए, जिसमें पंचायत सचिव धर्मेंद्र यादव दोषी भी पाए गए, तत्काल प्रभाव से निलंबित भी हुए। 13 अगस्त को धर्मेंद्र यादव निलंबित हुए। 22 अगस्त को अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करके 5 गांवों से बहुत बड़ी धनराशि का गमन भी किए, जिसकी शिकायत फिर होने पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। लेकिन ऐसा चर्चा में है कि माननीय मंत्री जी के प्रभाव में उस मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय में यह रिपोर्ट लगाया गया कि उसको निलंबन की जानकारी नहीं थी। अगर निलंबन की जानकारी नहीं थी, जब DPRO महोदय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया, तो डिजिटल सिग्नेचर को वहीं विकास भवन से उनको निरस्त कर देना चाहिए, या फिर 14 अगस्त को जब सहायक विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को पत्र मिला तो वहाँ डिजिटल सिग्नेचर को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए था। 22 से 24 अगस्त तक उसको पैसा निकालने की छूट देने का अपराध अगर किए हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है और उनके षड्यंत्र से हुआ। उसकी बात वहीं छोड़ करके हम फिर वापस उस विषय पे आते हैं। उसमें उन्होंने पाया कि ग्राम प्रधान विकास यादव की दादी प्रभावती, उनके नाम पे पहली किस्त की गलत भुगतान किया गया। प्रिया सिंह पत्नी राजन के नाम पे गलत भुगतान किया गया। आशीष पुत्र लालमणि, जिसको पूर्व में ही परियोजना निदेशक अपात्र घोषित कर चुके थे, उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसको पुनः पहली किस्त भुगतान कर दिया गया। इन सबको वसूली के लिए DDO, PD और DPRO ने संयुक्त जांच में रिपोर्ट प्रेषित किया। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा वसूली की कार्रवाई की गई। उसी आशीष पुत्र लालमणि, उस जिसकी मां को पहले आवास मिल चुका है, उसी की ही भाभी, और ये शादीशुदा नहीं है आशीष, सिर्फ इसके बड़े भाई ओम प्रकाश की शादी हुई है, जो रोजगार सेवक है और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का सरगना भी है। उसकी पत्नी के नाम पर भी आवास की किस्त, इनके नाम पर भी किस्त। फिलहाल इन तीनों की संयुक्त जांच रिपोर्ट के बाद पलटू राम भी अपात्र पाए गए। कई लोगों को पहले आवास मिल चुका है, फिर उनको आवास था। हालांकि इनकी रिपोर्ट के बाद कुछ लोगों के पैसे वापस भी हुए, लेकिन प्रभावती और प्रिया सिंह के पैसे आज तक वापस नहीं कराए जा चुके।
लगभग 2 दर्जन बार पुनः शिकायत पत्र इन जांच रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के लिए तब से आज तक पड़ी। हर बार खंड विकास अधिकारी के स्तर से यही रिपोर्ट प्रेषित की जाती है कि वसूली की कार्रवाई नियमानुसार चल रही है। आश्चर्य की बात है, अगस्त 2021 से वसूली की नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, वहीं रुकी पड़ी है। और उससे बड़े आश्चर्य की बात है, इन लोगों का तो भुगतान हुआ ही, इनके साथ और जिन लोगों का पैसा वापस हो गया 2021 में, उनके आवास पर भी मनरेगा के मजदूरों के नाम पे मजदूरी निकाली जा रही है, जिसकी शिकायत भी कई बार खंड विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा और डीपीआरओ साहब, डीडीओ साहब, मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी से लिखित रूप से दिया गया, जो उनके IGRS पोर्टल पर भी दर्ज है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। आवास 2 का आवास का पैसा भी नहीं वापस हुआ और उनके नाम पर 2021 में ही अपात्र पाए गए और उनके नाम पर आवास के नाम पे मजदूरी मनरेगा के मजदूरों की निकाली जा रही है। तो इसमें दोषी कौन हो सकता है? अगर सारे अधिकारियों के संज्ञान में है, अगर नहीं भी संज्ञान में होता तो ग्रामवासियों द्वारा सैकड़ों बार IGRS के माध्यम से व्यक्तिगत मुलाकात करके, समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बात की जानकारी है, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, जैसे उनको कोई लेना देना है, चाहे जितना गमन हो जाए, क्योंकि उसमें उनका भी शेयर पहुंचता है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बढ़िया चला ले, लेकिन इस ढंग से अगर अधिकारी और कर्मचारी चाहेंगे तो उसका फलीदा निकाल ही देंगे। इसी तरह से लगभग कमोबेश हर गांव में यही स्थिति है। आवास किसी के नाम से पास, पैसा किसी और के खाते में। जिसके नाम पे आवास बना उनको जानकारी ही नहीं। शौचालयों के नाम पर भी यही स्थिति है। जिन लोगों के शौचालय बन गए रिकॉर्ड में, पैसे का भुगतान चेक और वाउचर से हुआ, लेकिन उनको आज तक नहीं पता है वो खुले में शौच के लिए मजबूर हैं और रिकॉर्ड में उनको आवास बन गया, पैसा भी जारी हो गया। ऐसे 120 मामले केवल हमारे ग्राम सभा बिरसादपुर में हैं, जिनको आवास शौचालय आज तक नहीं बना, लेकिन उनको पैसा। ऐसे ही आवास का एक प्रकरण ग्राम सभा बिरसादपुर में ही किरण पत्नी जयनाथ का है, जिनके आवास के पूर्ण हो गया, ऑडिट हो गया, उनको मनरेगा के तहत मजदूरी 16,800 रुपये भुगतान कर दिया गया, लेकिन रोज़गार उनको नहीं मिला। रोज़गार सेवक द्वारा आवास का नंबर उनका, नाम उनका, लेकिन ऑनलाइन जो फिटिंग अकाउंट का किए वो दूसरे का कर दिए, दूसरे के खाते में पैसा डाल के निकाल लिए। सोशल ऑडिट वाले आए, सोशल ऑडिट भी कर दिए। अभी वो व्यक्ति हमारे पास आया और बताने लगा कि सर ये लोग कह रहे हैं पैसा भुगतान हो गया, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो उसको भुगतान, उसकी मजदूरी का भुगतान हो चुका है और अभी इस साल सोशल ऑडिट भी हो चुका और उसको पता ही नहीं, उसको पैसे नहीं मिला, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं। नाम किसी और का, अकाउंट नंबर किसी और का डाल के निकाल लेते हैं और किसी भी अधिकारी को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, चाहे शिकायतकर्ता कई बार शिकायत करें। तो मित्रों, हम इस भ्रष्टाचार की कुंजी के एपिसोड नंबर 4 में आपको आवास में हो रहे भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। हमारी पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायत अधिकारी से लेकर जिले के आला अफसर इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से। निश्चित तौर पे प्रत्यक्ष नहीं
उसका धनार्जन कर रहे हों, लेकिन अगर जिम्मेदार लोगों के पास शिकायतें जा रही हैं, जांच करके वरिष्ठ अधिकारी रिपोर्ट लगा रहे हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, गलत भुगतान कर दिया जाता है, तो या तो बहुत बड़ी राजनीतिक दबाव है। ऐसे ग्राम विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, खंड विकास अधिकारी को ऐसे राजनेताओं का संरक्षण है जिसके खिलाफ अधिकारी कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही हमने आपको 2-3 जांच रिपोर्टों का जिक्र किया जिस पे जिला स्तरीय अधिकारियों ने जांच किया और फिर भी कर्मचारियों के खिलाफ न तो कार्रवाई हुई न पैसे की वसूली हुई। आज के इस एपिसोड में इतने ही। अगले एपिसोड में एक नई भ्रष्टाचार की कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, जिससे आपको अगली ताज़ी घटना तत्काल आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय श्री राम।